हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए सर, अब एक बात समझना। हाँ, मोहम्मद गौरी जो है ना, वह एक बार कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, एक अपना दास को खरीदा। दास मतलब होता है नौकर, सेवक। सेवक को खरीदा। उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था? मोहम्मद गौरी का सेवक, दास। दास, ठीक है, दास। मोहम्मद गौरी इस दास को सडनली राजा बना देते हैं। बोला कि कहीं नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान पे तुम राज कर लो, समझे। और 1206 में दो घटना घटी। दो घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, 1206 ईस्वी में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को राज अभिषेक होता है भारत पर। समझ के बात को, कुतुबुद्दीन ऐबक को राज अभिषेक होता है। और 1206 में ही मोहम्मद गौरी को, ठीक है, खोखर जाटों के द्वारा उसको मार दिया गया, ठीक ना। तो मोहम्मद गौरी का चैप्टर कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। 1206 में ही खोखर जाटों ने उनको घेर के मार दिया, ठीक ना। और मार दिया तो उसका वहां पर कहानी प्लेन हो गया। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान लगभग कितने में मतलब उनका मृत्यु होती है? 1192 में। यह हम लोग हिंदुस्तान का आखिरी हिंदू शासक। अब यहां से कोई भी हमारे हिंदू शासक नहीं आएंगे। बात समझ में आया? अब यहां से लेकर लगभग अब दो के बात करेंगे। जब हम लोग आएंगे मॉडर्न पर, तो मॉडर्न पर पढ़ाएंगे आपको। इसमें भी पढ़ेंगे, हम लोग मध्यकालीन में भी पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे इसको। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। बात को समझ में आया? तक कोई दिक्कत? चलिए, तो जैसे ही गुलाम वंश की स्थापना होती है, याद रखिएगा, हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। दिल्ली सल्तनत यहां से शुरू हो जाती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा आप लोग, ये गद्दी पर कब बैठता है? 1206 में, ठीक ना। और आपको ये जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हो जाता है। चौगान, जिसको हम लोग चौगान बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर क्लोज होता है आपका लगभग, है ना, गुलाम वंश में आपका 1210 में। याद रखिएगा, 1210 में चौगान खेल रहे थे। खेलते खेलते घोड़ों से गिर गया, मर गया बेचारा। कल तक नौकर था, अब उसको जैसे राजा बनाया, अब राजा का राज सही संभाल नहीं पाया। आधा ज्यादा तो गिर लुढ़क के ही मरेंगे मुगल वंश वाले लोग, ये लोग, है ना। देखो आगे, जबरदस्त कहानी है कि नहीं? चलो, समझ में आया बात को? यहां तक कोई दिक्कत? कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मर गया? चौगान खेलते हुए मर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद सर तख्ता में बैठता कौन? इल्तुतमिश। आइए, इल्तुतमिश की जो समय काल है वह है 1211, है ना, 1211। इसको मिटा दूं क्या? 1211 ईस्वी। 1211 में यह तख्ता पर बैठता है और इसका जो समय है 1236 तक चलता है। 1236। आप देखिएगा सर, लंबा समय कोई नहीं रहता है सर। लंबा समय कोई राज ज्यादा नहीं कर पाता है। एक आधु को छोड़ दीजिएगा ना, तो ज्यादा कोई राजा राज नहीं कर पाता। क्यों? बताएंगे क्लास में। रीजन क्या था इसका, ठीक ना। बंदर के हाथ में नारियल, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब सर सुनिए क्या बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था कहीं से। समझे बात को? और एक्चुअली में वो जगह था अनिलवाड़ा से उन्होंने क्या करा था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। खरीदने के बाद वह एक्चुअली में इल्तुतमिश जो है ना, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, फिर बाद में जाकर दामाद बन गया। वाह, कितना अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, दामाद बन गया। समझे? तो इल्तुतमिश की कुछ इससे बड़ा बात नहीं है कि हम आगे और हाँ क्लास के दौरान इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आता है रजिया सुल्तान। आपने सुना होगा बहुत बार, रजिया सुल्तान, है ना। रजिया सुल्तान की सर जो समय काल शुरू होती है 1236 में होती है सर। 1236 ईस्वी, 1236 ईस्वी में शुरू होती है और यह 40 तक रहती है। रजिया सुल्तान 40 तक। यह पहला शासक थी, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का
ये पहला शासक थी जिसने कोई पर्दा नहीं लिया। पर्दा मतलब समझते हैं ना आप लोग, हाँ ना, ढकी नहीं, ऊपर से टोपी और कोट लगाकर शासन की। इसने पहली मुस्लिम शासक है ना, एक महिला बनी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान में यार बहुत कुछ इसमें पढ़ाने को है, आपको जानने को भी है। हम लोग इसके भी चर्चा करेंगे हम लोग बाद में। इल्तुतमिश का ऐसा देखा जाए, ठीक ना, तो ये अपना उत्तराधिकारी चुन चुकी थे पहले, इल्तुतमिश, ठीक ना। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना क्या करा था, अपना उत्तराधिकारी चुन चुका था। इसीलिए 1236 में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया और ये लगभग 40 तक बैठी रही, है ना। बैठो भाई, इंडिया है, ऐसा बैठाता है क्या। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बलवन। याद रखिएगा, बलवन। बलवन की क्या कहानी है। बलवन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलवन है। गियासुद्दीन बलवन, मैं लिख देता हूं इसका नाम, थोड़ा टफ नाम है, याद कीजिएगा आप लोग। गियासुद्दीन बलवन, बलवन, गियासुद्दीन बलवन 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक ये गियासुद्दीन जी बलवन जी यहां पर रहते हैं। सर ये भी एक, ठीक है, इलबरी तुर्क था, इल्तुतमिश की तरह। कौन? गियासुद्दीन बलवन। ये भी क्या था, आपका, ये एक भी तुर्क था, है ना, आपका इल्तुतमिश की तरह। ये 20 साल तक सर वजीर बना और 22 साल तक सुल्तान बना। सोचिए क्या इसका प्रमोशन हुआ। 20 साल तक वजीर था और 22 साल तक सुल्तान बन के रहा। इसकी भी स्टोरी बड़ी अच्छी है सर, इसकी भी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बलवन ने जिल्द ए इलाही का उपाधि धारण किया था। वाह, सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। इसने, बलवन ने जिल्द ए इलाही का उपाधि धारण किया था। जिल्द ए इलाही, जिनको जिनको नोट करना है कर लीजिए ये वर्ड, जिल्द ए इलाही, याद रखिएगा। हाँ, गियासुद्दीन बलवन ने जिल्द ए इलाही का उपाधि धारण किया। अच्छा, जिल्द ए इलाही का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, है ना। जिल्द ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूं। बात समझ में आया? चलिए सर, बहुत कुछ बोलने को चाह रहा था मन लेकिन हम लोग क्या करें, ठीक ना। तो इसने अपने आप को यह घोषित किया सर, ठीक है। आते हैं आगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं किस पे, खिलजी वंश। चलिए हेडिंग दीजिएगा आप लोग, खिलजी वंश। खिलजी वंश, देखिए यूं तो देखा जाए तो खिलजी वंश में, ठीक है, हम लोग 2 राजाओं की बात करेंगे। पहला जलालुद्दीन खिलजी और इसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, 2 थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। वाह वाह वाह। आप लोगों ने मूवी देखा ही होगा पद्मावती, है ना। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी से सबको रूबरू होंगे, है कि नहीं। चलो सर, आज थोड़ा सा हम लोग इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, है ना, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। याद रखिएगा आप लोग, पहला नंबर में जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, नाम बड़े अच्छा रखा है लोग, क्या जलालुद्दीन खिलजी, ये क्या थे, खिलजी वंश के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। किलुखरी, है ना, जो कुलागड़ी को वो अपना राजधानी बनाया था, है ना। क्या है नहीं है वो सब लेक्चर में हम लोग समझेंगे, बस अभी आप लोग समझते चलो। वो ईरान से आया एक फकीर था। हाँ, एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं मैं, ठीक ना। जलालुद्दीन खिलजी का इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये ना पता नहीं कैसा समझ खोज के थे, हमको नहीं मालूम, है ना। लेकिन जहां तक इतिहास की किताबों पढ़ने पर यह पता चलता है कि एक ईरान से ना एक फकीर आया था इनके दरबार पर, ठीक है। उस फकीर का नाम था आपका सीधी मौला। सीधी मौला देखो तो भी सुनो तो आगे, सीधी मौला, राइट। सीधी मौला को मरवा दिया, है ना, सीधी मौला को मरवा दिया। सुनिएगा क्या है तो अजीब लगेगा आपको। किसी ने यह कह दिया कि सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा। यही सुनने के बाद सीधी मौला को टपका दिया, बोला जाओ तुम अल्लाह का प्यारे हो जाओ, तुमको यहां रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। याद रखिएगा, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है सर। इस दुनिया में हर
जहर का एंटीडोट है सर, लेकिन कान में डाला हुआ जहर का एंटीडोट नहीं होता सर। यहां सीखने को मिलेगा सर ये चीज। ये सीधी मौला को मार दिया सीधा। भाई ये लोग अपने आप को ना आधा मुगल, सैयद, दिल्ली सल्तनत, ठीक ना, मुगल वंश, गुलाम वंश, आधा से ज्यादा अपने आप को लोग भगवान मान लेगा। आधा से ज्यादा लोग ईश्वर भगवान बन जाएगा। बताओ ये लोग तुरंत कैसे कैसे ये लोग है ना। आगे देखेंगे हम लोग। बताइए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अच्छा 1296 में, याद रखिएगा, लिखिएगा 1296 ईस्वी, 1296 ईस्वी। आपको मैं बता दूं, ठीक ना, कि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने उसके भतीजे ने उसको मार दिया और वो खुद कुर्सी पर बैठ गया, है ना। हाँ, यहां सर मार धाड़ के अलावा कुछ होगा ही नहीं, देखो तो। और सर एक बात बता दूं, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जो ये सब थे ये खराब था, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें ठीक भी थी, इसमें से बहुत से राजाएं ठीक भी थी, ठीक ना। लेकिन वही बात है कि सर अयोग्य इंसान को आप अगर उस कुर्सी में बैठा दीजिएगा सर, तो योग्य शासक नहीं बन सकता। कुछ ही अगर लोग को देखा जाए तो योग्य शासक बना, एक आदुक को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई नहीं था वैसा। आप खुद इसका समय काल कोई समझ जाइए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कोई 5 साल वर्क करता है, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, बस इतना दूर तक ही वो राज कर पाता, फिर वो कोई और उसको मार के कोई और बैठ जाता है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी, अब आते हैं हम लोग अगला अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी का समय काल शुरू होता है कब? 1296, लिखिएगा 1296, 1296 ईस्वी से शुरू होता है। 1296 से शुरू होता है 1316 तक, 1316 ईस्वी तक ये आपका समय काल शुरू होता है। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, ठीक है, हाँ भतीजा था। 1292 में, ठीक ना, भिलसा पे आक्रमण किया, भिलसा पर जीता। 1292 में लगभग याद रखिएगा, ठीक ना, भिलसा पे आक्रमण किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। 1296 में देवगिरी पर, हाँ 1296 में देवगिरी पर, देवगिरी, क्योंकि हमको यह डेट पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन कभी कभी हो जाती है हमसे मिस्टेक, ठीक है। चलो सर, यही पहला इंसान था, ध्यान से सुनिएगा, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट इंसान था सर जो दक्षिण भारत पर मुसलमानों का आक्रमण करने वाला शासक। पहला इंसान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने सर बहुत सारे युद्ध लड़ा, ठीक ना, जिसमें से सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में प्रचलित है, जो आप लोग जानते हैं, वो 1303 का है सर। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा रंजीत सिंह, जो आप लोगों ने पद्मावती पर देखा, चित्तौड़ के राजा रंजीत सिंह के साथ युद्ध होता है सर। और रंजीत सिंह को ऐसा तो इतिहासकार मानते हैं कि उसको धोखे से मार दिया था। उसकी कहानी तो आप लोग सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो शख्स है अलाउद्दीन खिलजी, इसको दुनिया का हर नायाब चीज इसके पास चाहिए। और रतन सिंह की वाइफ पद्मावती उन दिनों वहां की सबसे खूबसूरत महिला, और उसको भी बोलता था मेरे पास ला, ठीक ना। इसके कारण ये युद्ध हुआ, और भी बहुत कारण थे, लेकिन लास्ट में जाकर पद्मावती जोहार कर लेती है। आप लोग सब देखे होंगे, जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, जोहार कर लेते हैं और रंजीत सिंह के साथ यहां पर होता है। बाद में है ना 1311 में, ठीक ना, 1311 में ईस्वी में चित्तौड़ को मालदेव को सौंप देता है, ठीक है। यानी कि 1311 में क्या करता है? चित्तौड़ को मालदेव में सौंप देता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर यहां होता है खिलजी वंश का समाप्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहुंच जाते हैं हम लोग कहां? तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1320 से लेकर यह लगभग चलता है 14 से 14 तक, 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश।
तुगलक वंश मेरा चलता है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। चलिए अभी बहुत लंबा चिट्ठा बाकी है, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में और पार करते हैं। यहां पर लगभग 3 शासक है, 3 शासक को आपको समझना है ना। और भी छोटे छोटे चीज आएंगे तो उसको हम लोग क्लास में ही है ना निपटा लेंगे। अभी देखिएगा, पहला आता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन आते हैं पहले? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, मैं यहीं पर लिख देता हूं इसका डेट, लिखिएगा गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक। गयासुद्दीन तुगलक है ना, गयासुद्दीन तुगलक जो है वह लगभग आपका 1320 से 25 तक, 1320 से 25 तक राज्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, 1325 ईस्वी से लेकर 1351 तक यह युद्ध करते हैं, मतलब राज्य करते हैं। इसके बाद आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है ना 1351 से लेकर 1388 तक, 1351 से लेकर 1388 तक ईस्वी तक वह गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इसका शासनकाल रहता है। ये सर तुगलक वंश खत्म। यहां उसके बाद आएंगे हम लोग सैयद वंश। सैयद वंश याद रखिएगा, सैयद वंश यहीं पर है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। सैयद वंश, सैयद वंश का जो शासनकाल शुरू होता है वह 1414 से लेकर 1415 तक होता है। 1414 से लेकर 1400 से लेकर है ना 14 से लेकर 1451 तक होता है। देखिए इसमें अगर एग्जाम्स के पर्पस पे देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास में लेक्चर ले लेंगे है ना। कोशिश करेंगे कि जितने भी वंशेस हैं सब है ना, इसको एक ही क्लास में हम लोग सबको निपटा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सर लोदी वंश। ठीक ना, लोदी वंश। लोदी वंश, लोदी वंश में ध्यान से देखिएगा, लोदी वंश में लगभग 3 शासक होते हैं लोदी वंश में। पहला बहलोल लोदी, लिख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ मैंने, लिखो बहलोल लोदी। लोदी वंश, लोदी वंश, लोदी वंश। इसका जो समय काल होता है वह 1451 से लेकर 1526 तक, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इसका जो पहला शासक होता है उसका नाम है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी याद रखिएगा, बहलोला, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, यह 1451 से लेकर 1400 है ना 89 तक, 1451 से लेकर 1489 तक यह राज करता है, इसका शासनकाल होता है। इसके बाद होता है सिकंदर लोदी। ये खुद को सिकंदर मान लिया था भाई, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। यह 1489 से लेकर 1517 तक, 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक यह पावर में रहता है सर, सिकंदर लोदी। अगला होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक रहते हैं सर, 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, और बाद में हम लोग जब लेक्चर लेंगे तो लोदी वंश के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। और आपका लोदी वंश में 1526 आ गया वो समय जिस समय का सबको इंतजार था, यानी कि आपका यस मुगल काल। इसके पहले हम लोग छोटे छोटे कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रांतीय राजवार है ना राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे।
प्रांतीय राजवंश को पढ़ेंगे। प्रांतीय राजवंश जो है उसमें प्रमुख प्रांतीय राज्य को पढ़ेंगे, गुजरात का है ना राजपूताना को पढ़ेंगे, अन्य प्रांतीय राज्य को, इसको हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग इसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग विजयनगर का बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे, यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद भक्ति एंड सूफी आंदोलन, ये क्या था सर, इसको बहुत बार यूपीएससी में इसको क्वेश्चंस को पूछा गया है, भक्ति आंदोलन क्या होता है या सूफी आंदोलन क्या होता है, ठीक ना, तो इसको पूछा गया, इसको भी हम लोग क्लास में ही कवर करने का कोशिश करेंगे, जहां तक हो सके वहां तक हम लोग कवर करेंगे। आ गया सर मुगल काल, ठीक है, मुगल काल के बारे में हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग मुगल वंश। मुगल वंश हम लोगों ने देखा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और दिल्ली सल्तनत तबाह हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत को तबाह होने के बाद बाबर का समय आता है। बाबर का समय जो है वह है 1526 से लेकर लगभग बाबर अपने गद्दी पर 30 तक रहते हैं, 1530 तक। बाबर 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ते हैं। बाबर जो भारत में एंट्री लेते हैं वो लेते हैं आपका खैबर दर्रा से। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था आपको, खैबर दर्रा के बारे में बताया था। अगर आपको खैबर दर्रा के बारे में नहीं पता तो आप पिछले वीडियो को एक बार जाकर विजिट करें, वहां पर आपको खैबर दर्रा के बारे में सारा कुछ संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मुगल का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। बाबर का पूरा नाम जो है वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ। 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ फरगना में। वैसे तो देखा जाए तो बाबर जो है वो पितृ वंश से देखा जाए तो ये तैमूर का वंशज के थे, और मातृवंश से देखा जाए तो ये चंगेज खान के वंशज से थे। यानी कि इसमें दो वंशजों का मेल है। ये बाबर ने बैक टू बैक भारत पर लगभग 4 आक्रमण किए। 4 में से एक का नाम मतलब डेट बताना चाहूंगा मैं, 1519 ईस्वी को सबसे पहले 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण किया बजोर पर और भेरा को उसने जीता। बजोर और भेरा को जीता। 1519 में फिर ईस्वी ने आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण। 1519 में दूसरा आक्रमण जब उसने किया तो वह पेशावर तक आया और फिर वो वापस चला गया। 1520 ईस्वी को फिर इसने तीसरा आक्रमण किया। 1520 को तीसरा आक्रमण सियालकोट पर किया और सियालकोट को पूरा अधिकार कर लिया। इसके बाद 1524, आइए डेट 1524 ईस्वी को, मतलब बाबर बैक टू बैक भारत पर आक्रमण कर रहे थे। वो अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। बाबर की हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात करें, हम लोग इसकी स्टोरी की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम लोग क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है समय सर पानीपत का प्रथम युद्ध, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह होता है सर 1526 ईस्वी को। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, वो डेट था 21 अप्रैल। यहां बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। मैंने कि स्टार्टिंग होने से पहले भी मुगल वंश के बारे में मैंने बताया आपको। उसके बाद हम लोग आएंगे खानवा का युद्ध, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको भी हम लोग देखना चाहेंगे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1557 खानवा का युद्ध। यह युद्ध सर बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। खानवा का युद्ध क्यों सर? यहीं पर मेवाड़ के राजा राणा संगा से बाबर का टक्कर होता है। यही युद्ध पर हमारे राणा संगा से उनका युद्ध होता है। अगला है आपका घाघरा का युद्ध।
घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध जो है यह मई 1529 में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध ये बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया, ठीक है। और ये माना जाता है कि बाबर का ये आखिरी युद्ध था, आखिरी युद्ध। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं हुमायूं पर। हुमायूं इसके बेटा, हुमायूं का जो शासन काल होता है वो 1530 से लेकर 1556 तक होता है। 1530 से लेकर 1556 तक ईस्वी तक यह रहता है। इनके भी स्टोरी बहुत बढ़िया है। हुमायूं ऐसे देखा जाए तो मुगल काल के बहुत ज्ञानी इंसान थे, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक एग्जिस्ट करते हैं। 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक यह गद्दी को संभालते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो 1556 से लेकर 1605 तक, 1556 से लेकर 1605 तक। अब हम लोग जब इसके दूसरे भाग को भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का शासन, अंग्रेज भारत पर 1605-1606 में आ चुके थे। चलिए अकबर, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं हम लोग, अच्छा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ही समय में बैटल ऑफ पानीपत सेकंड हुआ था, और यह हुआ था 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को यह आपका पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इसके बाद आएंगे हम लोग जहांगीर। जहांगीर का जो शासन काल है वह है 1605 से लेकर 27 तक, 1627 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठते हैं। इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बारे में अब तो आज देखते ही हैं आप लोग, शाहजहां के बारे में बहुत लोग को बहुत सारी जानकारियां हैं। शाहजहां के 4 बेटे है ना, उसमें से एक बेटे का नाम औरंगजेब। तो शाहजहां जो है वो दो आपका 1627 से लेकर 1627 से लेकर 1658 तक यह गद्दी पर रहते हैं। एंड द लास्ट आपका आता है औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहते हैं, और यहीं पर हम लोग मुगल काल को लगभग कमजोर होते हुए देखते हैं। बाद में जाकर मुगल काल का, वैसे तो ये अंतिम शासक नहीं होते हैं, अंतिम शासक मुगल काल का अगर देखा जाए तो 1837 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहने वाले जो शख्स हैं वो अंतिम शासक अगर देखा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि इनको जफर के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद आएंगे हम लोग मराठों के बारे में। मराठों का उत्कर्ष सर गजब का होता है। मराठों का उत्कर्ष ये आपने जाना होगा, शिवाजी ने मुगलों को सर तंग कर दिया। शिवाजी ने 1627 से लेकर 1680 तक मुगल को परेशान कर दिया। शिवाजी की स्टोरी सर बहुत अच्छी है, इतना जबरदस्त है कि पढ़ने में इतना जबरदस्त मजा आएगा। क्लास में इसकी हम लोग डील करेंगे। इसके बाद संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आएंगे आपका राजा राम, 1689 से लेकर लगभग 1700 तक हम लोग इनकी चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक करेंगे। शिवाजी द्वितीय की भी बात करेंगे हम लोग, जो 1700 से लेकर 1707 तक वह रहते हैं और इनकी मृत्यु तक। अच्छा, उसके बाद अंतिम हम लोग मराठों के बारे में बात करेंगे, साहू के बारे में। साहू जी 1707 से लेकर 1749 तक एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैंने ये मध्यकालीन भारत का लगभग पूरे बात को आपको डेमो में बता दिया। अब हम लोग आधुनिक भारत का यहां से शुरू करेंगे अगले वीडियो में। आप सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसका एक करिकुलम बना लें, ताकि हम लोग अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे और जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसके बाद कौन सी चीज को हमें पढ़ना है। तब आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।